मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खबरसार सऊदी अरब के वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का 2 रोजा दौरा खत्म हो गया। इस दौरे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का नया दौर भी शुरू होगा। 20 अरब डॉलर के तजारती MOUs भी साइन हुए और वलीअहद ने इमरान खान की क़यादत की तारीफ भी की और पाकिस्तान को 2030 तक बड़ी माशी ताकत भी डिक्लेयर किया। यह दौरा इमरान खान की हुकूमत की एक बड़ी माशी अचीवमेंट है, लेकिन इससे भी बड़ी अचीवमेंट सऊदी जेलों में बंद 2107 पाकिस्तानियों की रिहाई है। I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor. They are white collar workers there too. They are very special people who leave their families, who take all the trouble just to go away to earn a livelihood for their families. These are mostly people who don't see their families for a year, 6 months. There are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they are poor people who have left their families behind. So just a request that, please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. And thank you very much. Mr. Prime Minister, I just want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. We cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. हम बेहद शुक्रगुजार हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर आज फिलफौर 2107 पाकिस्तानी जो सऊदी अरब की कैदों में बंद थे उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। ये इमरान खान की बड़ी कामयाबी है और हम इस कामयाबी पर हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं। सऊदी अरब ने इस दौरे के दौरान पेट्रोकेमिकल, मादनी वसाइल, तवानाई, खेल और सी पैक में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी के MOU साइन किए। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, यह इस बार भी यकीनन हमारी मदद करेगा। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में कोई लंच फ्री नहीं होता। सऊदी अरब इस मेहरबानी के बदले पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखेगा, यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि आज सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी सरजमीन पर बैठकर ईरान के बारे में जो कुछ कहा, पाकिस्तान उस पर खासा परेशान है। Iran has been, since the Iranian Revolution of 1979, the chief sponsor of terrorism. Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks in South America, in Europe, in Saudi Arabia, in other places. Iran has been implicated in smuggling weapons and explosives to terrorist groups. Iran has been implicated in interfering in the affairs of other countries and in providing weapons and training and safe passage for terrorist groups. Iran has been harboring virtually the board of directors of Al-Qaeda, including Osama bin Laden's son, since the events of 9/11. Iran has been facilitating the transport of terrorists across its territory, and so the last country in the world to accuse others of supporting terrorism is Iran. हमें इस लंच की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी और पाकिस्तान को कहीं सऊदी मेहरबानियों के जवाब में अपने हमसाए ईरान को नाराज तो नहीं करना पड़ जाएगा, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है जरताज गुल साहिबा, मौसमियाती तब्दीलियों के स्टेट मिनिस्टर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजिया कार है। और राना मोहम्मद अफसर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। जनरल साहब, ये फरमाइएगा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सऊदी अरब की पहले भी मेहरबानियां थी, सऊदी अरब अब मेहरबानी कर गया, सऊदी अरब फ्यूचर भी हमारे साथ मेहरबानियां करता रहेगा, लेकिन इसकी कोई ना कोई प्राइस तो होगी। वो प्राइस हमें क्या पे करनी पड़ेगी सर? चौधरी साहब देखें, प्राइस नहीं होती, ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है या हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट और इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है। देखना यह है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट या सऊदी अरेबिया का नेशनल इंटरेस्ट
किस तरीके से सर्व होता है और हम एक दूसरे को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये हमारी रिलेशनशिप सऊदीया के साथ रही हमेशा से ये है कि हम एक दूसरे को रीइंफोर्स करते रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट करते रहे हैं। उनके पास पैसा था और डिप्लोमेटिक एसेट थे, उन्होंने इन दोनों के जरिए हमें जब भी चाहिए हुई है मदद की है, चाहे वो F-16 की परचेजेस थी या सैंक्शन लगी थी हम पर 98 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद। उन दोनों सूरतों में सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की। आज हमारे 26 लाख मजदूर सऊदी अरेबिया में मुलाजमत कर रहे हैं, जहां से हमें $5 बिलियन एनुअली आता है। अगर ये कुछ हो रहा है तो जब उनको जरूरत थी तो हमने अपना एक आर्मड ब्रिगेड ग्रुप 5000 के क्रूड ट्रुप्स उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर प्लेस कर दिए थे। तो ये है देखना कि क्या हाउ वी आर वर्किंग टुगेदर, माजी में कैसे करते रहे और अब हमारे जो मुआशी मफादात हैं वो भी यकजा हो गए हैं और उनके $20 बिलियन की जो प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट है वो आने से एक नए बाब का इजाफा हुआ है और इससे हमारी जो गवादर कॉम्प्लेक्स है उसकी वैल्यू एनहांसमेंट हुई है। और ये पाकिस्तान MOUs की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एक गोदाम है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट के किसी इदारे में चले जाएं, किसी वजारत में चले जाएं, आप उनका गोदाम खुलवाइए, उसके अंदर MOUs की पूरी आप समझे कि अंबार लगा होगा। लेकिन उनमें से किसी गोदाम के अंदर आपको किसी MOU के अंदर सुपरविजन के लिए एक मुल्क का क्राउन प्रिंस और एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसकी जाती निगरानी करती हुई टीम नहीं मिलेगी आपको, जो उनकी प्रोग्रेस को देखे और उसको एक टाइम ब्रैकेट के अंदर बेंचमार्किंग करके उनको कंप्लीट करे। तो ये इसका एक खासा ये भी है कि ये जो MOUs अभी साइन हुए हैं, नहीं इसमें कोई शक नहीं। देखिए एक चीज पॉजिटिव है कि जब कोई मुल्क नहीं आ रहा था तो सऊदी अरब हमारी हेल्प के लिए आया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब वो इंडिया जाएंगे सर तो वहां पे तो एग्रीमेंट साइन होगा। अगर इन $20 अरब में से कोई एक भी एग्रीमेंट हो जाता तो डेफिनेटली हम आगे की तरफ बढ़ते। फिर देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही बेस होता है एग्रीमेंट की, और हमसे ज्यादा वो इस बात के ज्यादा ख्याल रखते हैं कि जब एक वादा हो गया, एक कमिटमेंट हो गई और उसके ऊपर सिग्नेचर्स आ गए क्राउन प्रिंस के, तो ये किसी रिफ रैफ का खुदा ना खास्ता साइन किया हुआ MOU नहीं है। इसको क्राउन प्रिंस ने एंडोर्स किया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एंडोर्स किया है। और जो हिंदुस्तान में वो जा रहे हैं, देखें इंडिपेंडेंट ममालिक जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को देख के आगे बढ़ते हैं। हमें उन पे एतराज नहीं करना चाहिए और उनको हम पे एतराज नहीं है। अगर उनका मफाद सर्व होता है $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से हिंदुस्तान के अंदर, ईरान का इशू और यमन का इशू आपके सामने सवाल छोड़ के मैं राणा साहब की तरफ जाऊंगा। लेकिन सवाल यही है कि जो आज उनके वजीर खारजा ने पाकिस्तान में बैठ के जो ईरान के बारे में गुफ्तगू की, उससे जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर असर होगा, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन जो होंगे फ्यूचर में खराब होंगे। तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास सवाल है। राणा साहब ये फरमाइए सर, ये अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, ये बिल आखिर आपको मानना पड़ेगा कि क्राउन प्रिंस आए और उन्होंने MOU साइन किए और फ्यूचर में इसका फायदा होगा डेफिनेटली पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को, दोनों को। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के काबिल बन चुका है। यहाँ दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है, बिजली मौजूद है और अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। और ये जो रिफाइनरी के अंदर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये मैं समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया की भी कारोबारी इन्हेंसमेंट करती है। और क्योंकि तेल जो है आने वाले वक्तों में दुनिया में उसकी डिमांड कम होती जा रही है और प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उनको एक गारंटीड मार्केट मिल जाएगी। और पाकिस्तान को रिफाइनरी की ज़रूरत है और ये मंसूबा बड़ी देर से ऑन कार्ड्स था और अब आ गया है। और मैं समझता हूँ कि आपकी जो पहले आपने जहाँ से बात शुरू की वो भी एक हकीकत है कि जो क्राउन प्रिंस तशरीफ लाए थे वो सिर्फ क्राउन प्रिंस नहीं हैं, वो बल्कि डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और उनका डेफिनेटली उसके ऊपर डिफेंस में इंटरेस्ट है। और ये जो है एक पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है और यहाँ जो हुकूमत ने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया, ये मैं समझता हूँ कि एक हमारी तरफ से एक कमज़ोरी रह गई है और ये पार्लियामेंट से रेटिफाई होना ज़रूरी है अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है या होने को जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ें और जो उन्होंने गुफ्तगू की है ईरान के बारे में, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है
वो उसके ऊपर हमें ईरान विजिट करना चाहिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर को और इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन इससे पहले अपनी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जो MOUs की आपने बात की, इसके ऊपर टाइम स्केल आपका ख्याल है पहले पार्लियामेंट में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाके चीजों को क्लियर करना चाहिए, फिर फैसला होना चाहिए। और ये MOUs है, ये आपका ख्याल ये है कि ये जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर मोहर नहीं लगाएगी उस वक्त तक इनके बारे में बहुत खुश नहीं होना चाहिए। आपने सरताज गुल साहब का गुफ्तगू सुन ली, मेरा ख्याल है अपोजिशन को कन्विंस नहीं कर सके आप अब तक। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि किसी भी कौम की तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत सुनहरे होते हैं, और उन सुनहरे दिनों में पाकिस्तान का आज जो गोल्डन डे या सुनहरा दिन है वो यही है कि क्राउन प्रिंस तशरीफ़ लेकर आए, और उस वक्त तशरीफ़ लेकर आए जब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। इवन फॉरेन आपकी जो पॉलिसी या जो पाकिस्तान उस फॉरेन अफेयर्स के जो आइसोलेशन का शिकार हो चुका था, उसमें दोनों महाजों पे जाके पाकिस्तान का इतना क्रेडिबल गवर्नमेंट का होना और पाकिस्तान का दुनिया में इतनी पजीराई होना, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। कहाँ हम 5-6 बिलियन की बात कर रहे थे, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सऊदी प्रिंस का अपने मुंह से 20 बिलियन की बात करके और ये कहना कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। और मुझे ये कहना है कि बढ़ेगा, लेकिन वो सवाल फिर वही है कि आपने अचीव क्या किया। अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन हुए ना कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी तो फिर डेफिनेटली सब लोग आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। जस्ट कंप्लीशन की तरफ यही मैं जा रही थी कि $20 बिलियन का पहला वो स्टार्ट करना, और उसके बाद जहाँ पे लेबर के ऊपर बात करना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 2107 या वहाँ पे लेबर का या जो 2000 जी 107 कैदियों की रिहाई का अचीवमेंट एग्जैक्टली। और इसमें मैं समझती हूँ भी आज DG खान की माएँ बहनें बहुत खुश होंगी, क्योंकि साउथ पंजाब और डेरा गाजी खान के हर रोज़ मेरे पास लोग आते जो वहाँ पे जेलों के अंदर नाकर्दा जुर्मों के अंदर पकड़े गए, कोई उनको लिफ्ट नहीं कराता, बहुत से कफील के मसाइल उनके होते हैं, बहुत सारे इश्यू होते हैं जब उनको वकील भी अवेलेबल नहीं होता, एम्बेसी नहीं पूछा करती थी। आज उन लोगों ने दुआएं दी होंगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और सऊदी प्रिंस को। वहीं पर हज पॉलिसी के बारे में बात करना और मिनरल या उसके बारे में बलूचिस्तान में या एनर्जी में, मैं समझती हूँ कि ये अगर अभी शुरुआत है। हम कैबिनेट में जब हम कोई भी मुआहिदा हमारे पास आता है, हम हर मुआहिदे को या MOU को साइन करने से पहले बार बार एक ही बात करते हैं कैबिनेट कि जो हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे किसी मुल्क के साथ, वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयां नहीं होंगी, वो सिर्फ फाइलें नहीं होंगी, सिर्फ ये नहीं हुआ कि जी और पार्लियामेंट में लेके जाएंगी आप। एग्जैक्टली हम लोग सबसे पहली बात ये कि कंसल्टेटिव काउंसिल का होना और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और क्राउन प्रिंस का उसको लीड करने का मतलब ये, आज चूंकि मैं प्रेसिडेंसी में मैं भी इनवाइटेड थी तो मेरे साथ भी टेबल पे बहुत सारे वो बैठे हुए थे जो इनके उसमें काउंसिल में काम करते, वो लोग यही कह रहे थे कि आप लोग तो लकी हैं कि आपके पास ऐसा करिज्मेटिक लीडर मौजूद है, अब आपकी बारी है, हम तैयार है हर चीज के लिए, हम आपको हर चीज देने को तैयार है, अब आपकी बारी है। तो हम तो ऑलरेडी काबीना में ये बात वो कर चुके हैं कि हम कोई MOU सिर्फ साइन की खातिर या ऑप्टिक्स की खातिर नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा गोल्डन टाइम था, आप अपोजिशन को साथ ले जाते, बुला लेते, क्योंकि अगर फर्ज कर ले इस अपोजिशन ने फ्यूचर में इनकी गवर्नमेंट बन गई तो ये तो अभी पिक्चर से ऑफ है, तो ये इन प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे बाद में? एक तो सबसे पहली मैं एक बात बता दूं जावेद साहब के, जो मुल्क है ना हुकूमतें आती जाती रहेंगी, इंशाल्लाह मुल्क ने खड़े रहना, और पाकिस्तान ने तो वैसे भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाई है, तो वैसे भी इंशाल्लाह रहते दुनिया तक खड़ा रहेगा। तो जो भी हुकूमतें आएंगे वो अपने फैसले करेंगे, पाकिस्तान के मफाद में करेंगी। कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबल गवर्नमेंट होती है, और वो मैं समझती हूँ कि सऊदी क्राउन प्रिंस के अपने अल्फाज ये इटसेल्फ खराज तहसीन है। क्या मुझे इसमें जी और सऊदी अरब के अंदर आप मुझे अपना एम्बेसडर समझे, तो मैं समझती हूँ कि उनका हमारे ऊपर ये ट्रस्ट करना, जहां तक अपोजिशन के और उसकी बात है, देखिए जितना उनका दौरा था और जिस तरीके से उनका एक एक मिनट जिसके अंदर किया गया था, वहां पे स्पीकर साहब भी अपना वफ्द लेकर आए थे, चेयरमैन साहब भी अपना वफ्द लेकर आए थे, उसके अंदर अपोजिशन के लोग भी थे। ऐसे जो चेयरमैन सेनेट लेके आए तो उसमें अपोजिशन के लोगों को लेके आए, सिर्फ स्पीकर साहब अपनी पार्टी के लोगों को लेके गए, ये थोड़ी सी ज्यादती थी। नहीं ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल सेनेट का चेयरमैन इसीलिए होता है कि उसने सारे प्रोविंसेस को सबको इकट्ठे लेकर चलना होता है, तो वो अपने उसको ले आया था। तो मैं समझती हूँ इस बात पर नाराज होना कि कोई खाने पे नहीं बुलाया गया था या कोई वहां बैठ के तस्वीर नहीं
करवा सकता। बात ये कि पाकिस्तान के लार्जर मफाद में बहुत बड़ी बात है। मुल्क का लार्जर मफाद था, उसमें आप अगर वहां पे ना भी हो तो खास फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन ये क्राउन प्रिंस का ये कहना कि हम एक बड़ी लीडरशिप का, एक क्रेडिबल लीडरशिप का इंतजार कर रहे थे और पाकिस्तान का फ्यूचर अब महफूज है, तो सर ये ट्रस्ट तो सऊदी अरब ने किया है इस गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए, ये छोटी कमिटमेंट नहीं है जब क्राउन प्रिंस ये कहता है कि हम इस तरह की लीडरशिप के इंतजार में थे, और जब वो इस इंतजार के बाद $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को फेज 1 कहते हैं, तो देखिए नोबडी कैन टेक अवे दिस क्रेडिट। ना कोई अपने अल्फाज क्राउन प्रिंस के मुंह में डाल सकता है कि आप ये करें। उन्होंने वो बात सही उनके दिल और दिमाग में थी और उन्होंने उसको जबान पर लिया है। तो लेट्स गिव दिस क्रेडिट टू इमरान खान के हिज क्रेडिबिलिटी, हिज स्ट्रक्चर, बहरहाल आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखें, बात यह है कि जनरल साहब भी मेरा ख्याल है शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, और सऊदीज को भी शॉर्टकट की शायद जरूरत है कि अगर कोई फैसला ऑपोजिशन के बगैर फैसला हो जाए और उसके ऊपर उनको ये खतरा हो कि ऑपोजिशन उसको सवाल जवाब पूछेगी, और तो फिर वो इस तरह की लीडरशिप हर मुल्क को चाहिए। जब डिक्टेटर होते थे तो कोई अपोजिशन नहीं होती थी, वो यस सर करते थे, और जो जिन्होंने उनसे काम लेने होते थे बड़े खुश होते थे। आज हैरत की बात तो यह है कि अपोजिशन अकेली वहां से मिसिंग नहीं थी। हमारा डिफेंस मिनिस्टर किधर था? किसी ने देखा उसको? सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर आया, हमारा डिफेंस मिनिस्टर कहाँ था? वो दुबई है सर, वो पाकिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान में तशरीफ रखते तो यकीनन वो शामिल होते, वहां पे दुबई में थे वो। मेरा मतलब है इससे ज्यादा अहम ड्यूटी हो सकती है, इससे ज्यादा अहम ड्यूटी उनकी क्या हो सकती है? ये जो नैरेटिव हमारा जाता है, फिर हम कहते हैं जी दुश्मन का नैरेटिव बन गया। ये जमहूरियत, हमारी जमहूरियत के ऊपर कदगन है। आज दुनिया को जो मैसेज गया कि एक तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, और वो एक जमहूरी शख्स नहीं हो सकता, और दूसरा नैरेटिव ये गया कि ऑपोजिशन की भी जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ डिक्टेटर ही अगर हो तो इस तरह के फैसले भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जमहूरियत के बारे में बड़ा नेगेटिव मैसेज गया है। लेकिन सर ये फरमाए सर, ये तो क्योंकि सऊदी शाही खानदान के साथ शरीफ ब्रदर्स के बड़े करीबी ताल्लुकात है, लेकिन अगर सऊदी शाही खानदान आज ये कह रहा है कि इमरान खान ग्रेट लीडरशिप है और वी वर वेटिंग फॉर दिस लीडरशिप, तो सर आप खुद अंदाजा लगाइए, इसका मतलब ये हुआ कि अब सऊदी अरब और पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान, उनके 1-to-1 रिलेशंस डेवलप हो गए। देखिए, हमें तो खुशी होगी, हमारी जो भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, इमरान खान की हो, अगर वो रिलेशंस अच्छे हैं और पाकिस्तान के मफाद में हमें फ़ायदा होता है, तो हमें इसको सेल्फिशली देखना चाहिए। हम इसको कतन किसी हसद की नज़र से नहीं देख रहे। लेकिन क्या हम जमहूरी मुल्क हैं? क्या हम तासुर ऐसा दे रहे हैं कि यहाँ जमहूरियत है और हम जमहूरियत का फ़रोग चाहते हैं? तो यहाँ तो डिक्टेटरों ने भी बड़े अच्छे काम किए। आपको यकीन नहीं है कि जमहूरी मुल्क है? आप क्या कह रहे हैं? जमहूरी मुल्क है, जमहूरी गवर्नमेंट है, जमहूरी अपोजिशन है। ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है और आज उन्होंने साबित किया कि वो सिलेक्टेड है। जनरल साहब की तरफ जाए, मैं वापस जनरल साहब ये फरमाइएगा सर, ये कहीं यमन में या ईरान के मामले में पाकिस्तान फंस तो नहीं जाएगा इस इन्वेस्टमेंट के बाद? जी नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई वजह नहीं है, ना हमें इस तरह के अभाम क्रिएट करने चाहिए। देखिए, पहले मैंने आपको ये बताया था कि कौमें अपने मफाद का दिफा करती हैं और वो पॉलिसीज बनाती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। अब मैं 2 मिसालें इस ईरान की आपके सामने रखता हूं। जब ईरान ने चाबहार डेवलप करने के लिए इंडिया से मुआहदा किया, तो उसको नहीं पता था कि इंडिया हमारे साथ, हमारा वाहिद अजली दुश्मन इंडिया है, जो हमारे साथ 4 जंगें लड़ चुका है और जिसके साथ हमारे अब भी देरीना मसाइल हैं और लटके हुए हैं, लेकिन हमने उसको इशू नहीं बनाया। फिर उन्होंने जो ऑयल की एक्सपोर्ट का मुआहदा किया इंडिया के साथ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि जब जनरल मोहम्मद अली जाफरी, जो उनके रॉयल गार्ड के चीफ हैं, जब वो ये कहते हैं कि मेरे मुल्क में हमला पाकिस्तान आर्मी के ISI बैक्ड तंजीमों ने किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस की बैक्ड तंजीमों ने किया है और पाकिस्तान को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो फिर उस बात का दुख होता है। और फिर आप चाहते हैं
कि हम इस जहनीत के साथ अपने मुल्क के मफाद को स्टेक पे लगा रखें? क्या आज मेरे 26 लाख आदमी ईरान में काम कर रहे हैं? क्या ईरान 20 बिलियन मेरे मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है? तो इंडिया ईरान को हक पहुंचता है कि वो एज अ सॉवरेन स्टेट जिसके साथ दिल है मुआहिदा करें। और यही हालत हमारी है कि हमें जहां मुल्की मफाद बेहतर सर्व करेगा हम वहां पे मुआहिदे करेंगे। हिंदुस्तान और सऊदीया के मुआहिदे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न ईरान को हमारे। इसका मतलब ये हुआ जनरल साहब कि पाकिस्तान को ईरान को शेल्फ में रख देना चाहिए। हमें ये कह देना चाहिए कि जाहिर है हमारा इंटरेस्ट है, हमारी मुश्किलात हैं, तो सऊदी अरब हमें ज्यादा अजीज है ईरान के मुकाबले में। जावेद साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें सऊदी अरेबिया ज्यादा अजीज है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सऊदी अरेबिया से ज्यादा अजीज है। जी जी, एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद बोलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ताज साहब, ये फरमाइएगा फ्यूचर क्या है इस इन्वेस्टमेंट का, और आप ये होपफुल हैं कि होगा और ये हो गया तो फिर अपोजिशन का मुंह खामोश हो जाएगा, चुप कर जाएंगे ये? देखिए, लार्जर इंटरेस्ट में बात वही है कि आपको किसका मफाद प्यारा है। आपको पाकिस्तान का मफाद प्यारा है या आपको अपने ख़ानदान का मफाद प्यारा है? तो पहली दफ़ा कि ये वो मुल्क है जिसमें लोग आना पसंद नहीं करते थे, और इतने जहाज़ भर भर के अगर आपके मुल्क के लिए लोग आ रहे हैं और इसको इंटरनेशनल मीडिया भी बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा है और बड़ा इसको अहमियत दे रहा है, उसमें आपके मुल्क के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट का आना, जब आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो आप तब करते हैं जब आपने भीख ली होती है और आपने ऐसे कर्जे लिए होते हैं, कशकोल लेके फिरते हैं, जिससे फिर आप सिर्फ अपनी ही फैक्ट्रियाँ बनाते हैं। फिर आप ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को। लेकिन जहाँ पे आप मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और आपकी पहली दफ़ा क्रेडिबल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से और क्रेडिबल गवर्नमेंट होने की वजह से आपको दुनिया पार्टीजन नहीं समझ रही है, आपको किसी मुल्क की तरफ नहीं समझ रही है। आपको कहती है कि आप मीडिएटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, आप हमारे मुज़ाकरात का हिस्सा बने। और आपका प्राइम मिनिस्टर आते ही कह चुका हो कि हम किसी की प्रॉक्सी वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहां पे पाकिस्तान का अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना, अपने नेशनल ये आपकी बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं, और ये अचीवमेंट है आपकी। मैं पहले आपसे अर्ज कर दूं कि आपकी अचीवमेंट है, लेकिन अब उसके साथ कई खदशात भी हैं जो ज़ाहिर है लोग सोच रहे हैं और लोगों को सोचने का हक भी है और उनको जवाब भी चाहिए। अब देखिए, सऊदी अरब की सबसे ज़्यादा मदद हम एक ही कर सकते हैं, वो यमन के अंदर फंसे हुए हैं, और एक स्टडी है, ये भी कोई बहुत मेरे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं, रोज़ाना का $1 बिलियन लग रहा है सऊदी अरब का वहाँ पे यमन पे, और वहाँ से वो जान छुड़वाना चाहते हैं। अब ईरान के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, इंडिया से एक रिलेशन सऊदी अरब का वहाँ पे भी डेवलप हो रहा है। तो वो लोग ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये इमदाद ले रहे हैं, या हम कारोबार कर रहे हैं, या हम ट्रेड कर रहे हैं, या फ्यूचर में हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसका जवाब में हमें यमन में ना फंस जाए हम कहीं, या ईरान के साथ ना फंस जाए। जहाँ तक मुझे मुस्लिम 36 ममालिक के इत्तेहाद का पता है, मुझे उस इत्तेहाद का तो जो मुझे समझ है वो तो यही है कि जिधर भी टेररिज्म होंगे उसको हमने काउंटर करना है। उसमें स्पेसिफिकली ईरान या यमन तो नहीं है, और उसका पिछली गवर्नमेंट ने ही हमारे एक्स जनरल को वहां पे भेजा था। और जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं जाया करते थे पार्लियामेंट, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उस दिन गए थे कि उन्होंने कहा था कि हम यमन में किसी भी इस्लामी मुल्क पे हम यलगार नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमें सऊदी अरब को या किसी भी इस्लामी 2 ममालिक के बीच में या 3 ममालिक के बीच में हम ना अपना किरदार एज कि हम उनको फैसिलिटेट करें और उनके बीच में दूरियां ना पैदा करें, लड़ाई ना करवाएं, इनफैक्ट उनको आपस में जो एक पेज पे करें। इस बात का मुझे पता है, लेकिन खदशा है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि एक यलगार ईरान के ऊपर हो जाए अमेरिका की तरफ से। जब अमेरिका की तरफ से होगा तो फिर हमें किसी के साथ देना पड़ेगा। नहीं, मेरे साथ मैं सिर्फ कंप्लीट कर रही हूँ। सेकंड बात ये कि क्यों नहीं इसको हम चीज को रियलाइज करते हैं, इस बात को कि दुनिया में हर तरफ अपने इंटरेस्ट को वॉच किया जा रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है बाकायदा। अगर सऊदी अरेबिया अपनी पॉलिसी ट्रंप के कहने के बाद जो ट्रंप ने के अल्फाज थे कि ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते और इनको हमारी जरूरत है, हमारे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर आज सऊदी अरब
सऊदी अरब को अपने एक बेस्ट ट्रस्ट वर्दी एलाई की जरूरत थी और वो पाकिस्तान है। हमने कब इनकार किया कि हमारा किबला और खाना काबा वो सऊदी अरब नहीं है? वो है। हम सब उसके ऊपर जान देने को तैयार हैं। सेकंड बात यह कि आपके पास बेस्ट आर्मी मौजूद है, आपने कब उनकी ट्रेनिंग नहीं की? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? दुनिया में जहां पे भी पीस स्कोर होता है आपके मुल्क सबसे आगे होता है। पाकिस्तान को इस बात के अवार्ड मिले हैं, तो अगर सऊदी अरब आपसे इस बात का फायदा उठाता है तो इसमें क्या बुराई है? सेकंड बात यह कि सऊदी अरब अगर अपने आप को एक वेस्ट को दिखाने के लिए और अपने वो 2030 का उनका जो एक विजन है, वो जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह से उनका एक यंग प्रिंस जो कि पाकिस्तान आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बराबर खड़े होना अपने आप को एजाज समझता है और कहता है कि मैं एम्बेसडर हूं आपका पाकिस्तान का, तो मैं समझती हूं कि इसमें शक शुबात की तो मुझे नहीं समझ आती है। शुबात की कोई बात नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमें पैसा चाहिए इस वक्त, और एक मुल्क अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है और कल को उस मुल्क को हमारी मदद की जरूरत पड़ जाती है तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? सर हमें नहीं, फिर हमें स्टैंड करना चाहिए बाद में अगर ऐसा कोई मरहला आता है तो। राना अफजल साहब। तो सर बिल्कुल, मैंने तो पहले कहा कि पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अल्लाह करे कि ये मटेरियलाइज हो जाएं। काश इनका टाइम स्केल डिसाइड किया होता कि ये किस टाइम स्केल में या आने वाले दिनों में चलें। आप देख लेंगे कि इसका टाइम स्केल क्या होता है। देखें, इस हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने बहुत ये तासर देने की कोशिश की कि हमारी हुकूमत के साथ नाराज थे। मैं सरताज गुल साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो दुरुस्त नाराज थे या गलत नाराज थे? हमारी पार्लियामेंट का फैसला सही था या गलत था? और ये क्या आइंदा भी इस किस्म के फैसले हम करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी बताइए। वो यमन के इशू पे बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने फैसला किया था कि यमन में हम फौज नहीं भेजेंगे, जिससे सऊदी अरब नाराज हो गया था गवर्नमेंट के साथ। नहीं, आज वही सऊदी अरब जब आपके पास वापस आया, इसका मतलब है कि उसने आपके मौकिफ को एक्सेप्ट किया और ये मौकिफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से था कि हम किसी की प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ेंगे, वरना आप तो चुनाव लड़ाने को तैयार थे। तो आज भी हम नहीं भेजेगा पाकिस्तान, आज भी हम अपनी पोजीशन इंशाल्लाह कायम रखेंगे, क्योंकि दो मार्ग जो मैंने आपको पहले कहा, एक पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा हमारी फॉरेन पॉलिसी और दूसरी हमारी फॉरेन पॉलिसी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान अपने आप को गवर्नमेंट के तौर पर और ईरान के साथ भी हम अपने क्यों खराब करेंगे? जवाब आ गया ना जी कि किसी के साथ मायदा करने से आपको लाइसेंस किसने दे दिया है जब हम वार लड़ना ही नहीं चाहते हैं? एक बात तो ये मेरी बात का जवाब आ गया जी। एक बात तो तय होगी ना कि अगर उन्होंने हमारी उस मौकफ को कबूल किया तो इसका मतलब नाराजगी हमारी वजह से नहीं थी, हमारा स्टैंड जायज था। पीटीआई हुकूमत जो है पार्लियामेंट के अंदर तो कोई चीज नहीं छुपती है। ये तो जो आप खुफिया कमरों के अंदर मीटिंग करते हैं उसका पता नहीं चलता आवाम को। जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर चीजें होती हैं वो तो पाकिस्तान की, तो इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, जिसके चैंपियन आप लोग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप है नहीं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में जब तक आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ट्रांसपेरेंसी के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। जमहूरियत का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। आपको फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली के ऊपर शफाफ पॉलिसी नहीं हो सकती। राजा ये क्या कह रहे हैं आप? मलिक साहब, मैं एक सिर्फ इनको जवाब दे दूं कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रात में पार्लियामेंट के फ्लोर पे तो ट्रांसपेरेंसी होती है, मरी आया करते थे, या फिर जब मोदी आते थे और आपके फॉरेन डेस्क को पता नहीं था, ये आपके दौर में होता था, हमारे दौर में ऐसा नहीं होता। हम हर चीज पार्लियामेंट में भी लेकर आते हैं और लेकर आते हैं अगर आप में सुनने का हौसला। ये पहली गवर्नमेंट है जिसमें जीएचक्यू और सिविल गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर बैठी होती है। यहाँ छुप छुप आके फैसले नहीं होते, ना ही आपके किचन कैबिनेट की तरह के फैसले होते हैं कि नवाज शरीफ ने हुक्म दे दिया, या हर जुमेरात को 40 कैबिनेट मेंबर बैठते हैं और हर फैसले को इंडोर्स करते हैं या नेगेट करते हैं या उसके ऊपर दोबारा से सोचते हैं। ऐसा नहीं होता कि खुद का फैसला शाही फरमान आ गया। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में मेरिट के ऊपर जी। अच्छा, जैसे ये फरमाइए सर, ये जो कहा जाता है कि ये वो वक्त है जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों एक ही पेज पे हैं, और ये जो सऊदी अरब के साथ जो कुछ हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो एक पेज पे दोनों उस पर राजी हैं। जी बिल्कुल, मिलिट्री कभी भी अलग पेज पे नहीं रही, चाहे वो नून का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो। जब भी लीडर्स ने कहा है तो ये एक सबसर्विएंट अदारा है और उसी पेज पे रहे हैं जहां प्राइम मिनिस्टर खड़ा होना चाहता है। हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर कानों में कोई और बात करे और घर की चारदीवारी में कोई और बात करे
और इंडियन सिपाही एजेंट का नाम तक लेना ना पसंद करे, और फिर उनको आज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बहुत बड़े सिपाही का केस चल रहा है, अगर ये केस मरी में बुला के सजन जंदाल के हवाले कर दे तो फिर उस वक्त फर्क पड़ता है, वरना अदारा तो हमेशा हुकूमत वक्त के मातहत ही होता है और उनके साथ ही खड़ा होता है। देखिए ये जी राणा साहब कुछ कह रहे हैं आप? राणा साहब, मैंने इसके ऊपर आपको केस दायर करना चाहिए था। आपने तो डॉन लीग्स के ऊपर हंगामा कर दिया था, तो इसके ऊपर हंगामा क्यों नहीं किया आपने? देखिए, इस मैंने दायर करना होता तो शायद कर भी दिया होता, लेकिन केस देखिए आज उसी बात की आप सजा भुगत रहे हैं कि अवाम ने उठा के आपको ईवान से बाहर फेंक दिया है, जिसकी वजह से अब आप तिलमिला रहे हैं और वो साहब जेल में पड़े हुए हैं। हमें तो कोई नहीं फेंका, हम तो शायद हमें किसी ने नहीं फेंका, इनको ले आए हैं आप इनको लेके आए हैं, हमें किसी ने नहीं फेंका। चलो 1,76,00,000 वोट जिनको मिले हैं उनको ले आए हैं, और जिनको नहीं मिले वो कहते हैं वो पता नहीं कैसे मिले हैं, वो डब्बे भरे हैं, क्या किया आपने? चले 1 लायानी सी बहस है। कब आप निकलेंगे इस ख्याल से कि कोई और हमें 1 करोड़ 30 लाख किसने दे दिए? हमें 1 करोड़ 30 लाख फिर किसने दे दिए? खलाई मखलूक ने डाले हमारे वोट? नहीं, आपको भी लोगों ने दिए, लेकिन वो 1 करोड़ 76 लाख से कम है ना, उस कम है, इसीलिए तो आप अपोजिशन में बैठे हैं। बहरहाल इन बातों को छोड़ें, ये तो एक सियासी बेमकसद सी बहस है जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन सर, ये जो इंडिया में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, जो अमेरिका कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ज़रताज गुल साहब, ये फरमाइएगा, ये जो ख्याल था कि कोई डील हो रही है, तो इस दौरे के बाद कम से कम ये तो खत्म हो गया कि आपका भी खदशा खत्म हो गया और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी अपोजिशन की वो भी खत्म हो गई इसके साथ ही। नहीं, हमारे ऊपर तो ये आप सबको पता चलना होना चाहिए कि हम कोई डील नहीं करने वाले, ना किसी को हम करके देने वाले हैं। ये बात तो आप समझ आ जानी चाहिए। बाकी बीमारी का बहाना बना के या वैसे तो अल्लाह सेहत ही दे, लेकिन मुझे तो यही हमेशा फील होता है कि जब जेल जाते हैं, जब इनकी बारी आती है, तो फिर इनको दिल के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपकी तो सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, आपका ईमान दुरुस्त होना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह बेहतरी करेगा, लेकिन ये कि डील तो हम वैसे भी नहीं देने वाले, ये अब आपने देख भी लिया। नहीं, वो आपकी तरफ से, बल्कि आपके कुछ वज़रा का ख्याल था कि कहीं और डील हो रही है और गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया जा रहा उसमें। नहीं, चाहे जिधर भी हो रही थी हमने नहीं होने देनी, बिकॉज कब वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान में लोगों का एहतसाब होगा, कब वो वक्त आएगा जब लोग वाकई पकड़े जाएंगे। बाकी जमानतें भी होती रहती है, हर शख्स का प्रोरेगेटिव है, उसका कानूनी हक भी है, लेकिन जिसका जो केस है उसको भुगतना चाहिए और हमेशा पकड़ जो है वो बड़े से ही होनी चाहिए। बाकी डील एनआरओ तो हम नहीं होने के देने वाले। राणा साहब, आप देखिए, डील और ढील का चैप्टर भी क्लोज हो गया इस दौरे के बाद ही, क्योंकि मियां शवाशी साहब नहीं मिल सके क्राउन प्रिंस से कोशिश के बावजूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब तो साइड पे हो गया, अब जो भी करना है आपने गवर्नमेंट के साथ ही करना है, और गवर्नमेंट की तरफ से इनकार है आपको। बीमारी का इलाज यही करवा ले तो बेहतर। मेरा ख्याल है बीमारी का इलाज इन्हीं से करवा ले, ऑपोजिशन और हॉस्पिटल से करवा ले। अब मेरा ख्याल है कि 2 चीजें हो गई हैं इस दौरे के बाद। एक तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान में लाइनें ड्रॉ हो गई हैं, और दूसरा मैं समझता हूं कि हमें ईरान को एड्रेस करना चाहिए। आप अपने नेबर्स को नहीं बदली कर सकते। ऐसा ना हो कि ईरान इंडिया के साथ नेक्सस बनाए और हमारा वो बॉर्डर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाए। हमें इसके बारे में हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को और हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमें ये गवर्नमेंट किसी नई मुसीबत में ना छोड़ के जाए। ठीक हो गया। जैसा ये फरमाइए सर, ये जो इंडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, फिर ईरान की तरफ से प्रोपेगेंडा हो गया, फिर अमेरिका ब्रैकेट कर रहा है इंडिया के साथ, वो कह रहा है कि इंडिया के खदशात दुरुस्त है और पाकिस्तान को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए और डू मोर करे पाकिस्तान। तो सर, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है इस वक्त? देखें, अमेरिका ने डू मोर या पाकिस्तान को कब डुप्लिशियस नहीं कहा, कब शक की नज़र से नहीं देखा, कब इल्ज़ाम नहीं लगाए। पिछले 17 साल से अमेरिका तमाम तर कोऑपरेशन के बावजूद यही कहता रहा है कि सेंचुरीज हैं पाकिस्तान में, तालिबान की पाकिस्तान मदद कर रहा है, पाकिस्तान डुप्लिशियस है, और हम उसको ये बताते रहे हैं कि अकल से काम लो,
पाकिस्तान नहीं कर रहा, तुम जिस जगह बैठे हो और जो कुछ कर रहे हो, बिल आखिर उन्हें ये बात समझ आ गई और आज 17 साल के बाद वो हमारे ही पास बैठे हैं और हमें कह रहे हैं हमें इस मुसीबत से निकालो। तो उनका अकल टिकाने आने में 17 साल लग गए। हिंदुस्तान को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि वो क्या कह रहा है। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये इंडिजिनस मूवमेंट है, जिनकी इस्मत दरी कर रहे हैं, जिनको कत्लो गारत कर रहे हैं। ये वहां का बच्चा था जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की है, और अगर उन्होंने अकल से काम ना लिया और इस इंडिजिनस मूवमेंट को एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश की तो एक वक्त आएगा उनकी भी आंख खुलेगी और उनको भी समझ आ जाएगा कि कश्मीर के इशू का हल क्या है। रहा ईरान का, इंडिया की तरफ तो से ईरान ने भी उनके वुज़रा बार बार ये कह रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, और वक्त क्या होगा, जगह कौन सी जंग होगी, लड़ने इसका के लिए फैसला तो हमारी बहाने फौज चाहिए करेगी। होते हैं। तो सर ये इसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसा तो इकट्ठा कर लें लेकिन उसके साथ जंग भी आ जाए पाकिस्तान। जावेद, जो आप बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये बिल्कुल जो बैठे हैं एट द हेल्म उनको भी पता है क्या हो रहा है। मैं उस वक्त वर्दी में था जब दोनों दफा 10-10 लाख फौज लेकर हिंदुस्तान बॉर्डर पे आया। एक दफा 8 महीने बैठा रहा, एक दफा 10 महीने बैठा रहा, और 10 महीने के बाद बिस्तर बोरिया लपेट के वापस चला गया और जरूरत नहीं हुई कुछ कर गुजरने की, क्योंकि उन्हें पता है कि इस करने की कीमत क्या होगी। और हमने भी तमाम सिनेरियो स्टडी किए हुए हैं, हर ओकेजन के लिए रिस्पांस तैयार है। वो कुछ करके देखें, इंशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। वो दिन चले गए जब इस तरह की धमकियों से वो मरूब किया करते थे। जी राना साहब, आप इस दौरे को, वलीअहद के दौरे को और पाकिस्तान के माशी फ्यूचर को क्या देखते हैं आप सर, कहां देखते हैं? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है, हमें इन्वेस्टमेंट जहां से भी मिले हमें लेनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी शराइत पे लेनी चाहिए। किस रेट पे आपने जो कर्जे लिए, आप जब लेने गए थे आपको नहीं पता था उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट वो क्या चार्ज करेंगे, लेकिन जो उन्होंने मांगा फिर आपको देना पड़ा। इसी तरह से जो अभी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो बड़ी प्रूडेंट तरीके से आएगी। वो इन्वेस्टमेंट उनके कोई ना कोई इदारे करेंगे, उनके कोई ना कोई बैंक्स करेंगे। तो हमें ये सब देखना होगा, ये बिजनेस है और उसके ऊपर बड़ी अच्छी बात है FDI आ रही है, और उसको हम अगर सही तरह मैनेज करें तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। देखिए जी, ये इस चीज को तो अप्रिशिएट कर रही है अपोजिशन के, पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये बेहतर एक पैकेज है, और कुछ खदशात हैं अगर उसको एड्रेस कर ले गवर्नमेंट तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस का दौरा है उसको हमारे जो सबसे ज़्यादा हम पे क्रिटिसिज्म करते हैं वो भी ये बात एक्सेप्ट तो करते हैं कि पाकिस्तान आज अपने इकोनॉमिक क्राइसिस में से निकल रहा है और ये सबसे बेस्ट मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान का। पिछली थोड़ी बात करना चाहती हूँ जो मैं पॉलिटिकल जवाब दूंगी कि ये जो इंडियन डॉक्ट्रिन जो है ना वो इलेक्शन के ऊपर चलती है। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनको, और इसको उनको ये इसलिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां और बातें करनी ये ना भी होता कोई नया इशू उन्होंने कर ही नहीं। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।